सामान्य भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो अगला चैप्टर है जिसके एमसीक्यू हमको पढ़ना है यहाँ पे वो है यांत्रिकी। ठीक है, और यहाँ पे हम जो यांत्रिकी के जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर के अंतर्गत जो अन्य टॉपिक पढ़ेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में, तो वहाँ पे हम जो भी डिटेल पढ़ेंगे वो कहाँ पे काम आने वाली है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एमबीए संबंधित जो एग्जाम कराता है व्यापम, या जिसको बोलेंगे पीईबी या फिर ईएसबी, अभी हाल ही में नाम परिवर्तित हुआ इसका, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के नाम से इसे अब जाना जा रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम कराते हैं, ठीक है, जिसमें सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम दिया जाता है और वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो जैसे हम बात करें कि एग्जाम में वन रक्षक, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, सहायक जेल अधीक्षक या अन्य कोई एग्जाम जहाँ पर सामान्य विज्ञान का पोर्शन आता है, वहाँ पर ये टॉपिक्स आपको बहुत काम में आने वाले हैं, यांत्रिकी वाले। ठीक है, और इसके बाद हम जैसे बात करें अन्य एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम जैसे एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या फिर अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक आपको काम आने वाला है। रेलवे के अंतर्गत हम देखते हैं ग्रुप डी वगैरह का एग्ज़ाम या फिर अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं, और वहाँ पर यांत्रिकी के टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगला हम देखते हैं एमपीएसआई का एग्ज़ाम और एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, जहाँ पे सामान्य विज्ञान से प्रश्न आते हैं, वहाँ पर ये यांत्रिकी का टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। एमसीक्यू पर आते हैं हम। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है ये हमको बताना है। ये सवाल पूछा जा चुका है यूपीपीएससी 2004 में और यूपीएससी 2007 में। ठीक है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण परासरण और चौथा है विसरण। चौथा है कौन सा? विसरण। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन सा है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। आंसर है इसका ए, अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है और जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है। जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की ओर होती है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें, दूध से मक्खन निकालने की मशीन तथा वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यदि आपसे सवाल पूछा है कि दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी यदि किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो भी यही है। कौन सा है? अपकेंद्रण। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण, आप जानते हैं गति के 3 समीकरण हैं। गति के 3 समीकरण हैं। यहाँ पे कौन से हैं? पहला, ये है दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, इससे संबंधित ये प्रश्न यहाँ पे है जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, और ये सवाल पूछा जा चुका है एमपीपीसीएस 2003 में। ठीक है, ऑप्शन हम देखते हैं, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर यू प्लस वी इंटू टी, ए बराबर वी प्लस यू अपॉन टी, ए बराबर वी प्लस यू अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं v बराबर क्या है? अंतिम वेग। u बराबर क्या है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग है। और a बराबर क्या है? त्वरण। और t बराबर आप सभी जानते हैं समय। क्या है? समय। ठीक है, इतना समझते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए कि त्वरण का सूत्र यहाँ पे हमको बोला है कि इसमें से बताना है ये कौन सा सही सूत्र है। ठीक है, अब त्वरण वाले सूत्र यहाँ पे हम देखते हैं कौन से हैं। ये पहला में त्वरण है, दूसरे में भी है त्वरण, तीसरे में भी त्वरण है। यहाँ पे सीक्वेंसिंग थोड़ी अलग हो गई। यहाँ पे पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और ये तीसरा समीकरण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये कौन सा वाला सही है। ये 3 हमको दिए गए हैं, इसी का वो फॉर्म दिए गए हैं यहाँ पे कि सिर्फ ए को यहाँ छोड़ दिए गया है, या फिर ए लेफ्ट साइड में दे दिए गए हैं, और जो बाकी जो चीज़ें हैं, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, वो दे दी गई है राइट साइड में। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग या फिर जो समय है वो दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ए इंटू टी वाला फार्मूला, तो ए इंटू टी कौन सा फार्मूला में दिख रहा है? ए इंटू टी। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया गया है, इस वाले फार्मूले को v बराबर u प्लस ए टी को क्या कर दिया गया है? सिर्फ a यहाँ पे छोड़ दिया गया है, a बाकी का पक्षांतरण कर दिया है। ठीक है, जैसे v बराबर u प्लस ए टी का पक्षांतरण हम करेंगे तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा a इंटू टी। ठीक है, ये दूसरी स्टेप में आएगा, और v माइनस यू अपॉन कितना आ जाएगा? t। यदि a का फॉर्मूला हम निकालें तो कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, इस वाले फार्मूले से। तो
वी माइनस यू अपॉन टी ये आया। हाँ ठीक है, तो हमारा जब चेक करेंगे तो पहले ऑप्शन में ही हमको दिख जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी, तो ए का मान ये यहाँ पे आ गया वी माइनस यू अपॉन टी। आप ये जो दूसरे वाले इनको चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की आवश्यकता तो यहाँ पर मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि ये देखो हमने पहले इससे ही हमने निकाल लिए। ठीक है, कि जो पहला समीकरण है गति का उसको हमने जो पक्षांतरण किए, जो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और समय का, और एक साइड हमने रहने दिए एक्सेलरेशन। तो उसके बाद हम क्या किए, इसका जो ऑप्शन में दिए वो हम चेक किए, तो ये आंसर हमको मिल गया। आंसर है इसका ए, आंसर है इसका ए। आप जब भी इस तरह के सवाल हल करें तो ये तीनों समीकरण जो है वो ध्यान में रखें, और ध्यान में आप जैसे आपको नहीं आ रहा ध्यान में तो एक बार इसको लिख के रखें। ठीक है, जब भी प्रश्न पत्र हल करने हो तो ये इस टाइप के फार्मूले आप लिख लें जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो फार्मूले लिखने में क्या होगा, ठीक है, फार्मूले लिखने में क्या होगा कि आपको पता चल जाएगी कि क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई है और क्या चीज़ें हमको निकालनी है। ध्यान नहीं आने का मतलब मेरा ये कि डायरेक्ट आपके माइंड में प्रश्न देख के आंसर नहीं आना। ठीक है, सूत्र तो आपको ध्यान में आने ही चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। ये है, और ये इससे संबंधित ये चीज़ें और दी गई, आप इसे देख सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे दी गई है। v बराबर यू प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। दूसरा समीकरण ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो s है, s का मतलब क्या यहाँ पे विस्थापन है, और u का मतलब आप जानते हैं, और t का मतलब और a का मतलब भी आप जानते हैं। ठीक है, a है त्वरण, t है समय, और u है प्रारंभिक वेग। u मतलब होता है प्रारंभिक वेग, v मतलब होता है अंतिम वेग। ये देखिए यहाँ सब लिखा हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, s यहाँ पे विस्थापन है और a क्या है त्वरण। ठीक है, ये तीसरा, ये गति का तीसरा समीकरण है। और किसी विशेष क्षण t वे सेकेंड में यदि दूरी तय करने का पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। एस एन बराबर यू टी प्लस हाफ ए, और t यहाँ पे दिए गया है 2t माइनस 1, और एस एन बराबर क्या हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, और औसत वेग का सूत्र हम यदि यहाँ पे देखें तो v बराबर हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2। तो ये औसत वेग का सूत्र ये हो गया। ठीक है, तो ये जो मुख्य रूप से आप ये तीन याद रखिए, ये यदि आपको याद हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जब प्रश्न आएंगे तो आप इसकी सहायता से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वैल्यू पुट करके। अगला सवाल है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुना होती है, यदि जो भी दूरी यहाँ पे पृथ्वी और सूर्य के बीच में, मान लीजिए r दूरी है। ठीक है, यदि इस दूरी को क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया है, 2r कर दिया जाए। ठीक है, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है। यदि दूरी को हम दोगुना कर देंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल ये है। ठीक है, यूपी पीएससी 2009 में सवाल पूछा जा चुका है। अब जितना है उसका दोगुना होगा, अब जितना है उसका 4 गुना होगा, अब जितना है उसका चौथा भाग होगा, अब जितना है उसका आधा भाग होगा। तो पहले आप ये जानिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आए तो पहले इसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। F बराबर होता है क्या, G गुणा M1 इंटू M2 अपॉन R स्क्वायर। अब M1 M2 क्या है यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन हमको पता है यहाँ पे क्या दिया, पृथ्वी और सूर्य दिए गए। तो पृथ्वी के लिए हम ME कर देंगे, मास ऑफ अर्थ, और सूर्य के लिए हम कर देंगे MS सन। ठीक है, तो ME हो जाएगा M1 इंटू M2। M2 क्या हो गया, MS। ठीक है, ये पहला पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान, ये हो गया। तो M1 इंटू M2 मतलब ME इंटू MS हो गया। आ रहा समझ में, ये क्या है, M1 हम इसको ले रहे हैं, M2 इसको ले रहे हैं। जो साधारण फॉर्मूला होता है F बराबर G गुणा M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, पहले पिंड का द्रव्यमान दूसरे पिंड का द्रव्यमान बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग, ये बटे में आता है। ठीक है, इतना हो गया। तो ये इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा, सूर्य और पृथ्वी को लेते हुए। ठीक है, अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि R को यदि हम 2R कर दें, यदि ये R है, यहाँ पे देखो R को हम क्या कर देंगे 2R, तो हम F डैश करते हैं इसको। ठीक है, F डैश मतलब जब चेंज हो रहा है, जो हम चेंज कर रहे हैं उसके बाद की कहानी हम देख रहे हैं। तो F डैश हो जाएगा G गुणा ME MS बटे R को हम कितना रख रहे हैं 2R, R को हम कितना रख रहे हैं 2R, तो 2
आर का स्क्वायर। ठीक है, आर की जगह हमने क्या रख दी है यहाँ पे 2r का स्क्वायर। अब देखो एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी गुणा एम ई एम एस बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, आर का वर्ग हो जाएगा आर का वर्ग ही रहेगा। ठीक है, कितना हो गया। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले इसको हम देते समीकरण 1 और ये देते समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम इसका मान निकालेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जी गुणा एम ई इंटू एम एस अपॉन आर स्क्वायर है, इतना दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी जी गुणा एम ई इंटू एम एस अपॉन आर स्क्वायर है, ये इतना दिया गया है। एक मिनट पेन का कलर चेंज करता हूँ मैं, तब समझ में आएगा आपको। क्या ब्लैक कलर था। ठीक है, ये देखो समीकरण 1 व 2 से हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखो ये है इतना 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 इतना, यहाँ से गया ये गया यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे एफ डैश क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/4 गुणा, इसका मान तो ये है ना, ये देखो इसका मान कितना है, जी गुणा एम ई इंटू एम एस अपॉन आर स्क्वायर है, ये देखो इतना मान है। तो क्या हम इसको एफ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। जब इसके बराबर ये मान है, इसका मान ये है, ठीक है, तो यहाँ पे हम एफ लिख सकते हैं कि नहीं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब कैसे आ चुका है, एफ डैश मतलब जो हम यहाँ पे आर को हम दोगुना करने के बाद जो बल निकाल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं, उसकी बात हम करेंगे। तो ये पिछले बल से कितना होगा, पिछले बल का 1/4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, अब जितना है उसका 2 गुना तो ये नहीं होगा, अब जितना है उसका 4 गुना नहीं होगा, अब जितना है उसका 1/4 भाग, हाँ ये देखो 1/4 मतलब ये 1/4 भाग, ये सी वाला आंसर आपका यहाँ पे आ गया। अब जितना उसका आधा ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा इसका कितना, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, देखो इस प्रकार के जो भी चेंज वाले जो प्रश्न आते हैं ना, उसमें आपको यही करना होता है। पहले तो जो बेसिक फार्मूला है पहले उसको लिख लीजिए। हमने क्या लिखे थे, जी बराबर क्या लिखे थे हमने, एफ बराबर जी गुणा एम ई या फिर एम एस, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखे। उसके बाद जो चेंज हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमने त्रिज्या चेंज किए थे। यहाँ पे बोला कि त्रिज्या को, सॉरी त्रिज्या नहीं, जो दूरी है उसको हम चेंज कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी तो चेंज कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आर की जगह 2r हो गया। ठीक है, 2r का स्क्वायर। अब देखो 2r जब एफ डैश में आप करोगे, एफ डैश मतलब जो परिवर्तित वाला जो आ रहा है, मतलब जो चेंज वाला एफ डैश आ रहा है, एफ डैश मतलब जो बदला हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। ठीक है, तो उसके बाद आप कोशिश करोगे इस वाले फॉर्म को लाने की, जो पहला वाला है। ठीक है, पहला वाला आ जाएगा कैसे, जैसे हमने अभी किए थे, एफ डैश बराबर क्या आ गया था, पहला वाला मतलब एफ की वैल्यू यहाँ पे आ गई थी, ये हटाने के बाद फिर कितना आ गया था, 1/4। तो पहले से तुलना आप कर दो, उसको पहले से तुलना कर दो, जो भी संख्या आ रही फिर उसको अलग कर दो, तो ये आपका आएगा कि कितना चेंजेस वहाँ पे होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया हो, और ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, समझ गए। बहुत ही शानदार ये ट्रिक है, यदि आप इसको समझना चाहो तो। ठीक है, ये प्रश्न नहीं, यदि और अगला प्रश्न जिसमें भी अभी यदि आपको आए कि कोई फार्मूला है, उसमें कुछ वैल्यू हम चेंज कर देंगे, तो दूसरी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो भी आएगा आपको सेम यही करना है। पहले जो शुरुआती जो मान रहते उसको लिखना है, उसका जो परिवर्तित रहते हैं उसको लिखना है। फिर पहले को हम रिप्लेस कर देंगे, फिर जो संख्या वाला मान आएगा उसको हम बता देंगे कि इतने गुना ज़्यादा है, इतने गुना कम है, या फिर इतना चौथाई है, उतना चौथाई, जो भी आप समझ गए। ठीक है, आगे समझ में, तो आंसर है इसका सी। ओके, आगे हम देखते हैं, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। ये सवाल यूपीएससी 1998 में पूछा जा चुका है। 3 सेकंड बाद वेग क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के सवाल जब भी आए, मैंने आपको बताया कि ये तीनों जो समीकरण है वो आपको लिखना है। ये गति का पहला समीकरण, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, तीनों समीकरण लिख लिए। उसके बाद हमको ये देखना है कि क्या चीज़ें दी गई है और क्या चीज़ें निकालनी है, उसके अनुसार हम फार्मूला फिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, ठीक है, समान त्वरण के साथ गिराई जाती है।
त्वरण यहाँ पे दिए गए हैं और समय यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, कि 3 सेकंड बाद हमको बताना है। टी दिया गया है और ए दिया गया है। क्या दिया गया है? टी और ए दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे टी और ए किस वाले फॉर्मूले में दिख रहा है। तो टी और ए हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक जो गति का दूसरा समीकरण इसमें दिख रहा है, ठीक है, टी और ए दिख रहा है, और जो गति का पहला समीकरण है इसमें दिख रहा है, ठीक है। आगे समझ में? अब देखो यहाँ पे हमको यहाँ पे विस्थापन या दूरी नहीं दी गई है, तो हम ये दूसरा समीकरण इस्तेमाल में नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में हमको कहीं नहीं दिया गया कि कितनी दूरी हो गया, ठीक है। तो अब कौन सा बच रहा है? पहला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण के साथ गिराई जाती है, तो हम यहाँ पे इसका u क्या ले लेंगे? 0, ठीक है। इसके बाद जो a दिया है हमको, a कितना दिया है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम ये पहला जो समीकरण है वो इस्तेमाल करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये हो जाएगा। v बराबर क्या होगा यहाँ पे? 0 प्लस a इंटू टी कितना हो जाएगा? a कितना होगा यहाँ पे? a है यहाँ पे कितना? 9.8 गुणा टी, ठीक है। v बराबर कितना हो जाएगा? 9.8 गुणा टी, टी कितना बोला? 3 सेकंड, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आएगा? 9.8 गुणा 3, 8 से 24 का 4, 8 से 2, 9 से 27, 2 28, 29, 29.4, कहीं दिख रहा है यहाँ पे 29.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे इस वाले प्रश्न में 9.8 मीटर पर सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड, 29.4 मीटर पर सेकंड, 39.2 मीटर पर सेकंड। तो ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, सी वाला है, ठीक है। आंसर है आपका सी। तो अगला सवाल हम देखते हैं। बल गुणनफल है, किसका है? बल एक बल का फॉर्मूला यदि हम देखें तो बल क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी, बिहार पीएससी में 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? द्रव्यमान गुणित क्या होगा? त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित क्या होगा? त्वरण। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, द्रव्यमान गुणित वेग नहीं, द्रव्यमान गुणित त्वरण, हाँ ये है बिल्कुल। भार और वेग नहीं है, भार और त्वरण नहीं है, ठीक है। ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। भार से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन भार यहाँ पे नहीं है। भार और द्रव्यमान में आपका कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या होता है? द्रव्यमान। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, तो आंसर है इसका बी, आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर m इंटू ए। तो इसका ऐसा ही मात्रक हम देखें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है। आगे समझ में। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? आप सभी जानते हैं। ऑप्शन है न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, आइंस्टीन। ये है आइंस्टीन, सॉरी न्यूटन, ठीक है। हाँ, मैंने लगाया सही हो रहा है लेकिन आइंस्टीन बोल दिया। आंसर है इसका ए। MPPSC सन 2000 में पूछा जा चुका है। आंसर है क्या इसका? ए, न्यूटन। न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया गया, ठीक है। आंसर है इसका ए। और ये फार्मूला क्या है? आप सभी जानते हैं। F बराबर G गुणा M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। M1 M2 क्या है? पहले पिंड का द्रव्यमान, M2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है यहाँ पे, और G है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर स्थिरांक इसको बोलेंगे, ठीक है। R क्या है यहाँ पे? दोनों पिंड के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों पिंड के बीच की दूरी। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे संबंधित जो नियम है वो किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन आंसर है इसका ए। अगला सवाल है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में टी समय और विस्थापन डी। यहाँ पे देखिए टी समय यहाँ पे दिया गया है कर्व में, टी समय है और विस्थापन यहाँ पे डी दी है। टी समय और डी, ये देखिए टी समय और डी है, ये चारों में दिए गए हैं। का विवरण किस में सही दर्शित है, ठीक है। इन दोनों का जो ग्राफ है वो यहाँ पे दिए गए समय और विस्थापन के टर्म में। अब सवाल
पढ़िए एक बार, ताकि आपको जो इसकी समझ है वो और बढ़ेगी। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से, ठीक है, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से, विरामावस्था मतलब u बराबर 0, यहाँ मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d का विवरण किस में सही दर्शित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विस्थापन की बात जब भी आए आपके सामने, विस्थापन की बात जब भी आए तो या फिर समय की बात आए तो ये देखिए ये गति के समीकरण पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण को तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, याद रखिए। v स्क्वायर बराबर तीसरा जो समीकरण v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने बोला क्या है, समय और विस्थापन। तो देखिए इन तीनों समीकरण में समय और विस्थापन की बात किस में की गई है, पहले में तो नहीं है, तीसरे में समय है क्या, नहीं है, लेकिन विस्थापन है, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय विस्थापन दोनों का ग्राफ है तो दोनों यहाँ पे होना चाहिए। तो दूसरा जो समीकरण है वो यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इतना है आपको समझ में। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके ही हम इन कर्व को हम चेक करेंगे। तो s बराबर क्या है, s बराबर यू टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, s बराबर u 0 है गुणा t प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर। ठीक है, अब s बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 0 प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इन्हें संबंध पूछा है किस के बीच, समय और विस्थापन के बीच। तो यहाँ पर s बराबर क्या हो जाएगा, s समानुपाती हो जाएगा किसके, टी स्क्वायर से। ठीक है, s समानुपाती हो जाएगा किसके, टी स्क्वायर से। मुझे पता नहीं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, ये लास्ट वाला सॉरी पूरे मिटा दिए कि, चलो ठीक है मैं फिर से लिख देता हूँ। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये हो गया। s बराबर u 0 है क्योंकि विरामावस्था से जा रही है, तो 0 प्लस हो गया हाफ ए टी का स्क्वायर। हमको देखो जो ग्राफ है वो निकालना है किससे, समय और विस्थापन से। ठीक है, इसलिए हमने गति का दूसरा जो समीकरण है वो इस्तेमाल में लिए। तो s बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये तो 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, 0 इसके बाद क्या, हाफ ए टी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हमको संबंध किस के बीच में निकालना है, संबंध हमको निकालना है किसके बीच में, समय और विस्थापन के। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन लग जाएगा, समानुपाती का, और टी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तब ये ग्राफ यहाँ पे बनेगा। तो इन दोनों में संबंध ये है, समझ में आया। तो यहाँ पे मतलब ये जो भी ग्राफ यहाँ पे है इनमें से हमको चेक करना है कौन सा ग्राफ यहाँ पे बनने वाला है। ठीक, तो जो s बराबर हाफ ए टी का स्क्वायर है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है परवलय का सूत्र। किसका सूत्र है, परवलय का सूत्र, परवलय का सूत्र है। ठीक है, और यहाँ पे परवलय या फिर पैराबोला कौन से चित्र में दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल के फॉर्म में है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, नहीं है परवलय, यहाँ पे ये पहले नंबर की आपको दिख रही है। ठीक है, तो आंसर है इसका ए, आंसर हो जाएगा कितना, इसका ए। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको समझ में ना भी आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, ये फॉर्मूला है यहाँ पे, ये दूसरा है। ठीक है, किसका है, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, ये परवलय का सूत्र है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा इसका आंसर, ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पे देखिए जो हमने ए का मान लिया था, ए बराबर यहाँ पे जी है, तो ए की जगह आप सारे यहाँ पे जी कर देंगे। ठीक है, आगे समझो। तो ये आपका आंसर यहाँ पे। अगला सवाल है, रोड या रेल परिपथ पर वक्र का झुकाव प्रदान करने के लिए दिया जाता है। वक्र का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है, ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस वाली रोड में ये टर्न है। ठीक है, ये टर्निंग यहाँ पे दी गई है, लेकिन टर्निंग के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरफ टर्निंग है वहाँ पे थोड़ी सी झुकाव भी है। ठीक है, जिस तरफ वो टर्न हो रही है सड़क, वहाँ पे थोड़ा झुकाव भी है। ये क्यों दिया जाता है, ये सवाल पूछा गया है, और ये सवाल पूछा जा चुका है किस परीक्षा में, यूपी पीएससी 2016 में। ठीक है, क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है,
वक्रों का झुकाव, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल या फिर कोणीय वेग। तो ये दिया जाता है अभिकेंद्रीय बल के लिए। आंसर है इसका ए, अभिकेंद्रीय बल के लिए। ठीक है, रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव आवश्यक है क्योंकि मुड़ने के लिए अभिकेंद्रीय बल आवश्यक होता है। ठीक है, मुड़ने के लिए कौन सा बल आवश्यक होता है? अभिकेंद्रीय बल। और ये एक आभासी बल होता है, आप सभी जानते हैं। यही यदि हम झुकाव नहीं देंगे तो टायर फिसलने लगते हैं, इसलिए मोड़ देना जरूरी है ताकि घर्षण बल प्राप्त हो और फिसले ना। झुकाव से आवश्यक बल प्राप्त होता है। झुकाव से क्या होता है? आवश्यक बल प्राप्त होता है, अभिकेंद्रीय बल। उदाहरण के लिए हम देखें, कार का मुड़ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, सर्कस में मौत का कुआं, आपने देखे होंगे, वो इस कारण होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में। देखिए, संवेग और वेग किस वाले फॉर्मूले में आता है? संवेग का सूत्र क्या होता है? संवेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग होता है, आप सभी जानते हैं, m इंटू वी। ठीक है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी, जहाँ पे m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये पूछा कि संवेग और वेग, संवेग और वेग का अनुपात। यहाँ पे देखिए, संवेग, वेग और द्रव्यमान तीन चीज दी गई है। तो संवेग बटे वेग, मतलब ये अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा? हम इसको यहाँ पे लाएंगे बटे में, ये तो ये पूछ रहा है, ये क्या है? संवेग और वेग का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए, इसको वापस से चेक कीजिए, शायद आपको समझ में ना आया हो। यहाँ पे देखिए, संवेग क्या है? द्रव्यमान गुणित वेग है। तो हमें प्रश्न पूछा गया संवेग बटे वेग का अनुपात क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये संवेग है, संवेग ये है, और वेग यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो ये इसका पक्षांतरण यदि हम करेंगे तो कितना होगा? संवेग बटे हो जाएगा कितना? वेग, बराबर क्या बचेगा यहाँ पे? द्रव्यमान। क्या बचेगा? द्रव्यमान। ठीक है, संवेग बटे वेग, यानी संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये क्या है? द्रव्यमान। तो आंसर में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। आंसर है इसका सी। आंसर है इसका सी। ठीक है, और इसका जो एसआई मात्रक आप यहाँ चेक कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और इसका जो विमेय सूत्र है m1 L1 T-1। ठीक है, किसने कहा कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? कोई वस्तु यदि विरामावस्था में हो तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल कार्य ना करे। ये किसने कहा था? ये वैज्ञानिक है न्यूटन। ठीक है, किसने कहा था? न्यूटन ने। ठीक, ये गति का प्रथम नियम भी है, गति का प्रथम नियम। तो ये सवाल पूछा जा चुका आरपीएससी 2000 में और जे के पीएससी 2004 में। ऑप्शन हम देखते हैं, आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो और न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं ये गति का प्रथम नियम है, तो ये दिया था न्यूटन ने। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका डी। सी कैसे हो गया? गैलीलियो नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे डी है। ठीक है, सी नहीं है, डी है। न्यूटन के जड़त्व के नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, और स्थिर रहेगी तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया गया। ठीक है, ये जड़त्व का नियम भी इसको बोलेंगे हम। ठीक है, तो ये है जो जड़त्व संबंधित नियम है न्यूटन के जड़त्व के नियम के अनुसार। ठीक है, आंसर इसका डी, न्यूटन है। यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिए। अगला सवाल है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई प्रयुक्त करते हैं? जड़त्व मापने के लिए घनत्व, तापमान, द्रव्यमान या फिर आयतन। तो जो द्रव्यमान होता है वो जड़त्व की माप होती है, आपने पढ़ा है, द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है, ये कथन है। तो यहाँ पे क्या है? जड़त्व को मापने की इकाई कौन सी है? द्रव्यमान। आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर है इसका सी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई, ये आप PDF में आपको प्राप्त हो जाएगी। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, किस प्रकार के लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होगा? ये पूछा गया है। स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है,
स्थिर वेग से नीचे चलता है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले या फिर नीचे की ओर त्वरित होने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी इस प्रकार कोई भी सवाल आए, आप ये 4 कंडीशन याद रखिए। यहाँ पे ये 4 कंडीशन है। ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, किसी त्वरण के साथ। त्वरण यहाँ पे कितना है, ए। ये आप यहाँ पहले इसकी जो संरचना है वो समझिए। ये क्या है, लिफ्ट है मान लीजिए, ये चौकोर आकार की वो लिफ्ट है। यहाँ पे ये व्यक्ति कोई खड़ा है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। केस 1 क्या है, केस 1 ये कि किसी त्वरण के साथ ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। तब वज़न पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे जो वज़न होगा वो हमको कैसा प्रतीत होगा, बढ़ता हुआ होगा, घटता हुआ होगा, समान होगा, या फिर किस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जब यदि किसी त्वरण के साथ लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो वज़न हमेशा ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा, जब भी आपने देखोगे जो भी लिफ्ट में यदि आप गए हो तो वहाँ पे जब हम ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, ऊपर की ओर जब लिफ्ट जाती है तो हमारा वज़न बढ़ता हुआ दिखता है, बढ़ता हुआ महसूस होता है। ठीक है, महसूस होता है। उसके बाद फिर जब हम लिफ्ट से नीचे की ओर आते हैं किसी त्वरण के साथ, तो क्या होता है, वज़न घटता हुआ हमको महसूस होता है। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिए। ऊपर जाएंगे तो वज़न बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो वज़न घटेगा। लेकिन एक बात याद रखना आप, यदि त्वरण यहाँ पे 0 है, यानी एक समान गति है, एक समान वेग से वो क्या कर रहा है, वो जो लिफ्ट है ऊपर या नीचे हो रही है, तो यहाँ पे जो वज़न है वो सेम रहेगा। ठीक है, हमको सेम प्रतीत होगा, वो कम ज़्यादा हमको नहीं लगेगा। ठीक है, आगे समझ में। और यदि फ्री फॉल हो रहा है, या फोर्सली फॉल हो रहा है, सॉरी, है ना, फोर्सली फॉल यदि अचानक से लिफ्ट गिर जाती है तो ए बराबर हो जाएगा कितना, जी। ए का मान क्या है यहाँ पे, जो जी है, जी मतलब क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसके यदि बराबर होगा तो वज़न का हमको आवाज़ नहीं होगा, वेटलेसनेस की कंडीशन वहाँ पे बनेगी। समझ में आया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूले यहाँ पे आपको दिए गए हैं, यदि आप इसको समझना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, इसका जो भार है, इस व्यक्ति का भार यहाँ पे दिए गए, और ये नीचे की ओर लग रहा है mg। ठीक है, mg मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगेगा नीचे की तरफ, और ये r है, r मतलब इसका जो प्रतिक्रिया बल है, r यहाँ पे क्या है, प्रतिक्रिया बल, और ये है mg, और ये क्या है यहाँ पे a, जो लिफ्ट को ऊपर की ओर लेके आ रहा है वाला बल। ठीक है, तो ये बल के लिए जो समीकरण यहाँ पे बनेगा, r माइनस एम जी। आर ज़्यादा होगा तभी तो वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो r होएगा, r पहले आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, एम जी बराबर एम ए, इसके इक्वल हो जाएगा एम ए की। r बराबर हो जाएगा एम ए प्लस एम जी। r बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, m को कॉमन निकाल लिए, अंदर क्या रहेगा, a प्लस जी। ए मतलब त्वरण है और g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो यहाँ पे वजन हमको कैसा लगेगा, ज़्यादा। ये देखो, ए भी जुड़ रहा है और g भी जुड़ रहा है। ठीक है, दोनों यदि प्लस होंगे तो वजन हमको ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं, यदि नीचे की ओर आ रही है लिफ्ट, जब नीचे की ओर आ रही है लिफ्ट तो क्या कंडीशन बनेगी, एम जी ज़्यादा होगा। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा तब तो नीचे आ रही है, और जो आर है कम है इसलिए वो नीचे आ रही है। एम जी माइनस आर बराबर हो जाएगा एम ए, ये सूत्र है। ठीक है, एम ए हो जाएगा यहाँ पे, फिर एम जी ये किस साइड आ गया, पक्षांतरण हुआ, माइनस एम ए आ गया, और आर किस साइड चला गया, दूसरी साइड, राइट हैंड साइड चला गया। अब आर बचा, तो आर को हम कैसे लिख सकते हैं, आर बराबर हो जाएगा एम गुणा जी माइनस ए। ये देखो, जी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो जी माइनस ए, तो ये वज़न हमको कम लगेगा कि हमारा वज़न कम हो रहा है। ठीक है, और ये इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आपका जो एक्सेलरेशन है, मतलब अब जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन वो 0 हो, यदि इस साइड वाला भाग यदि 0 हो जाए इस समीकरण में, तो आर बराबर हो जाए कितना, एम जी। ठीक है, आगे समझ में, आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसको और अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा फिर। तो यहाँ पे सवाल ये है कि व्यक्ति के भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, किस प्रकार की लिफ्ट में अधिक होगा, ये पूछा गया। नीचे की ओर त्वरित होने वाली, ऊपर की ओर त्वरित होने वाली,
या फिर स्थिर वेग से नीचे लगता है, या स्थिर वेग से ऊपर की ओर लगता है। देखो स्थिर वेग होगा तो कंडीशन क्या होगी, वेग यदि स्थिर है तो त्वरण वहाँ पे जीरो होगा, त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, यानी ए बराबर हो जाएगा जीरो। यहाँ पे देखिए तीसरी कंडीशन क्या थी, ए मतलब त्वरण बराबर जीरो हो गया, तो ये हमको मतलब चेंज उसमें नहीं दिखेगा, वजन में ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, ऊपर की ओर तो त्वरित होने वाली है, फिर नीचे की ओर त्वरित होने वाली है। देखो जब नीचे आएंगे तो क्या हमने देखा, वजन कम होगा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वजन ज़्यादा होगा। तो सवाल क्या है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जहाँ पे ऊपर की ओर त्वरित होगी वो लिफ्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। आंसर हो जाएगा कितना, इसका सी। ठीक है, स्थिर वेग से ऊपर जाती है, नीचे आती लिफ्ट के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु ऊपर जाती लिफ्ट में भार अधिक होगा जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। ठीक है, आगे समझ में। आगे हम देखते हैं, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब, किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा, जब वेग का सिर्फ मान नियत रहे, वेग की सिर्फ दिशा नियत रहे, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, और वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। तो पिंड का वेग समरूप जब कहा जाएगा जब किसी वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। आंसर है इसका सी। ठीक है, इसके बारे में आप और देख सकते हैं। आवेग है, आवेग क्या है, आवेग माप है किसकी, द्रव्यमान का, गति की प्रमात्रा का, वेग का, या फिर भार का। आवेग माप है किसका, भार का। आवेग माप है किसका, भार का। आंसर इसका डी। आवेग बराबर होता क्या है, बल गुणित समांतराल। बल क्रिया का मात्रक है, चूंकि भार यहाँ पे गुरुत्वीय बल है। ठीक है, अतः आवेग भार का माप है। किसका माप है, भार का। भार, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहा जाता है। भार की परिभाषा क्या है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहा जाता है। और भार का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। और वस्तु का भार स्थान विशेष के अनुसार बदलता रहता है। भार एक सदिश राशि है और भार को कमानीदार तुला से ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर से, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर, सॉरी फिर से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर की ओर से नहीं है, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से, प्रारंभिक वेग मतलब क्या होगा, यू। ठीक है, ये वेग से फेंका जाए तो इससे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। उच्चतम बिंदु मतलब जहां पर इसका v यानी अंतिम वेग क्या हो जाए, जीरो। तो u दिया है, v दिया है, और क्या दिया यहाँ पे, पूछा क्या है, बिंदु तक कितना समय लगेगा। समय कितना लगेगा मतलब यहाँ पे बात हो रही है टी की, तो v u और टी की बात हो रही है। और g का मान यहाँ पे दिए, g का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिया जाएगा, तो g का मान यहाँ पे दिया गया। ठीक है, तो v u g और t क्विज वाले सूत्र में आते हैं। देखें यहाँ पे, यदि फ्रीली फॉल या फिर उसको हम बॉडी ऊपर या नीचे फेंक रहे हैं, इस टाइप से कंडीशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो v u t g या फिर a, g या फिर क्या है, त्वरण a। तो यहाँ पे किस वाले फॉर्मूला में दिख रहा है आपको, गति का प्रथम समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। तो पहले समीकरण में v है, यहाँ v है, u है, इस प्रश्न में v u है, t है, बिल्कुल है, और g है, बिल्कुल है। ठीक है, तो गति का जो प्रथम समीकरण है वो यहाँ पे इस्तेमाल में होगा। ठीक है, आगे समझ में, गति का प्रथम समीकरण यहाँ पे इस्तेमाल होगा, v बराबर u प्लस जी इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि इससे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, उच्चतम बिंदु तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। तो v बराबर कितना है, 0। अंतिम बिंदु में जब मतलब उच्चतम बिंदु में कोई वस्तु जाएगी, इसको फ्रीली फॉल किए, फेंके इसको ऐसे ऊपर फेंके ये करके। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऊपर फेंके, तो यहाँ पे जब ये नीचे आने की कंडीशन में रहेगी, मतलब उच्चतम बिंदु से नीचे आने की कंडीशन में रहेगी, तो यहाँ पे इसका जो v है यानी अंतिम वेग 0 हो जाएगा। उसी कंडीशन हम यहाँ पे v क्या लिख रहे हैं, 0। और u क्या दिया है, 25 मीटर प्रति सेकंड दिया है। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड हम यहाँ ना भी लिखो तो चलेगा, 25 बस लिख लेते हैं, प्लस g कितना है, 10। ठीक है, यहाँ पे 10 दिया है, और t कितना है, यहाँ पे t हमको निकालना है, t हमको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे ये कितना हो गया, ये देखिए
25 का पक्षांतरण की माइनस में आएगा बराबर 10 गुणा टी हो जाएगा, और यहाँ पर टी बराबर कितना होगा -25/10। तो ये 2.5 माइनस में, लेकिन समय माइनस में नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टी बराबर 2.5 सेकेंड। टी बराबर 2.5 सेकेंड, ये हो जाएगा आंसर है इसका ए। आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे एक दूसरे तरीके से सॉल्व किया गया है, आप देख सकते हैं यदि आप चाहे तो। गति के समीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इसमें से कौन सा गलत है हमको बताना है। तो यहाँ पे जो गति के समीकरण है ये यहाँ पे दिए गए आपको, आपके समझने के लिए, और यहाँ पे ये ऑप्शन में दिए गए 2as बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बी बराबर बी यहाँ पे 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी, और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए जो तीसरा है वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, ये सही है। डी में क्या है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी सही है। ये पहला और दूसरा गति का समीकरण है। अब जो पहला वाला है, पहले में थोड़ा सा चेंज है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देखिए तीसरा समीकरण क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, अब यहाँ पे as एक तरफ दिया है, वी स्क्वायर और यू स्क्वायर एक तरफ दिया है, तो हम क्या करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एक तरफ लिख देंगे, बराबर क्या कर देंगे 2as। ठीक है, अब ये माइनस कैसे आया, ये इसका हुआ पक्षांतरण। क्या हुआ पक्षांतरण, एक पक्ष में है, यदि ये देखिए मैं फिर से इसको बताता हूँ यदि समझ ना आया हो तो। ये चला गया यहाँ पे ये। ठीक है, तो हमको क्या लिखना है, 2as को एक साइड लिखना है, तो कैसा होगा 2as एक साइड हो गया। अब वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये यू स्क्वायर प्लस में था, पक्षांतरण होगा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे ए में है कि बी में है, ये 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये किस में है बी में। ठीक है, बी में आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर हो जाएगा इसका बी। आंसर है कितना इसका बी। ठीक है, तो ये समीकरण यहाँ पे दिए गए, आप और देख सकते हैं। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा, विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम कहते हैं वेग। ठीक है, ऑप्शन यहाँ देखते हैं, त्वरण, बल, चाल और वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे वेग, और वेग में परिवर्तन की दर को हम बोलते हैं त्वरण। ये यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ये है विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे वेग। आंसर है इसका डी। आंसर है इसका कितना डी। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है। 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल का मान ज्ञात करो। F का मान ज्ञात करना। F बराबर कितना होता है m गुणा a। ठीक है, क्या दिया है F बराबर m है यहाँ पे, इसका द्रव्यमान 0.5 इंटू कितना हो गया 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मीटर पर सेकंड है, किलोग्राम यहाँ पे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 न्यूटन। ठीक है, ये 0.5 गुणा 10 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब ये कैसे होगा ये देखो, और इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। F बराबर 0.5 गुणा 10, ये कितना होगा, दशमलव हटा कितना है 0। F बराबर हो जाएगा ये 0 से 0 घटा बचा कितना 5, और बल की इकाई क्या होती है न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन, 5 न्यूटन। आंसर यहाँ दिख रहा है कहीं 5 न्यूटन। हाँ, ये पहले ऑप्शन में है। ठीक है, पहले ऑप्शन में आपको यहाँ दिख जाएगा। आंसर है इसका ए। आंसर है इसका ए। समझ गए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या त्रिज्या आर जो रहती है 1% घटा दिया जाए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए, यानी आर को हम या रेडियस को हम घटा दें, तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्मॉल जी मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण ये होता है। ठीक है, अब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना। तो गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता क्या है आपको पता है। उसका फॉर्मूला पता होने के बाद ही आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमको दिया है। घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये जी का जो फॉर्मूला है, स्मॉल जी का फॉर्मूला, स्मॉल जी बराबर जी गुणित m बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जी बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल जी इंटू m
स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। स्मॉल जी बराबर जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल जी का, गुरुत्वीय त्वरण का, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि त्रिज्या को कितने परसेंट, 1% तक घटा दिया है, ठीक है, मतलब आर क्यों क्या कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं, ठीक है। तो आर को यदि घटाएंगे तो देखो जी का संबंध आर से कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रम के समान है, ठीक है। जी व्युत्क्रम है किसका, आर स्क्वायर का, मतलब जो त्रिज्या है उसके वर्ग का व्युत्क्रम है क्या, स्मॉल जी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा होगा, यदि इसका मान बढ़ेगा, इसका मान यदि बढ़ेगा तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। यदि इसका मान बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, यदि घटा दिया है तो आर का मान यदि घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा, आर का मान घटेगा तो क्या होगा, जी का मान यहाँ पे बढ़ेगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। ये बी वाला ऑप्शन में आप देख सकते हैं, आंसर है इसका बी, आंसर है इसका कितना, बी, ठीक है। ये स्मॉल जी का ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, और यदि आप निकालना चाहो तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, एफ बराबर जी इंटू एम, एम इंटू एम, मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान और ये एम है दूसरे पिंड का द्रव्यमान वगैरह यहाँ पे दिया है, और ये एफ बराबर एम जी यहाँ पे दिया है। समीकरण 1 और 2 से आप निकाल सकते हैं, एम जी बराबर जी इंटू एम इंटू एम अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्मॉल जी वो बच जाएगा, बाकी ये कट पिट कितना आएगा, तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी इसका ये है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी इंटू एम अपन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला सवाल है, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, शून्य वेग के साथ, मतलब u बराबर कितना है, 0, स्मॉल u बराबर 0। 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई होगी, यहाँ पे क्या दिया है, समय और हाइट पूछ रहा है, मीनार की हाइट। तो u यहाँ पे दिया है, t यहाँ पे दिया है, तो मीनार की हाइट पूछ रहा है। तो हाइट के लिए यहाँ पे देखिए 3 में से ये कौन से समीकरण उपयोग आएंगे यहाँ पे। देखो पहला तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हाइट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे में क्या है, हाइट है यहाँ पे, यानी एच ही दी गई है, और तीसरे में भी हाइट दी गई है, ठीक है। तो ये दूसरे और तीसरे में हम चेक करेंगे। अब दूसरे तीसरे में हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये हम कैसे चेक करेंगे, ये देखिए फिर से एक बार प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, तो वहाँ पे हम देखेंगे 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुँचता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ये देखिए प्रारंभिक वेग दिया है हमको, यानी u दिया है, g हमको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण हमको पता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, या फिर क्या लेते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हम लेते हैं, ठीक है, ये हमको पता है। तो हम यहाँ पे जो दूसरा समीकरण वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, दूसरा जो समीकरण वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एच बराबर u कितना है 0, और t और यहाँ पे कितना दिया है, एक मिनट, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, हम इसको यहीं करते हैं फिर से, ठीक है। ये देखिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। s हमको निकालना है, u कितना है 0, समय 4 सेकंड बाद है, लेकिन समय को हम t ले रहे हैं अभी, ठीक है, प्लस हाफ a बराबर कितने यहाँ पे g है, तो हम g लिख देंगे t का स्क्वायर, इतना हो गया। s बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, s बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना, हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा। s बराबर कितना होगा, हाफ जी टी का स्क्वायर। तो g कितना है यहाँ पे, g हम ले लेते हैं 10 का वर्ग गुणा t कितना है यहाँ पे, समय कितना है 4 सेकंड दिया है, सॉरी यहाँ वो वर्ग क्यों आएगा, सिर्फ 10 आएगा, ठीक है, जी यहाँ पे 10 आएगा, और समय का वर्ग आएगा कितना, 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। s बराबर 1/2 10 गुणा 4 × 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, s बराबर 1/2
गुणा 10 गुणा 16, 2 पंचे 10, 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो एस कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80 मीटर। ऑप्शन हम यहाँ पे चेक करते हैं 80 मीटर, 20 मीटर, 160 मीटर या 40 मीटर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 मीटर आंसर हो जाएगा इसका ए। 80 मीटर आंसर कितना हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला सवाल है जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा। F बराबर होता है m इंटू ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पे क्या दिया है मास जिसका द्रव्यमान है वो यहाँ पे दिया, हाँ मतलब मास दिया है। तो 2 गुणा त्वरण हमको निकालना है और जो बल है वो कितनी है 5 न्यूटन। ठीक है, तो 5/2 बराबर ए हो जाएगा। तो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आया, ये देखो 5/2 हुआ बराबर ए हुआ, और जो त्वरण की इकाई क्या होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। तो ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन हम देख लेते हैं, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर प्रति सेकंड ये नहीं है, 25 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं है, 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आंसर है इसका ए। आंसर कितना इसका ए। ठीक है, आंसर है इसका ए। अगला सवाल है जब एक वस्तु का वेग दो गुना किया जाता है तो वेग यदि 2 गुना किया जाएगा तो उसमें क्या चीज़ें होगी। त्वरण 2 गुना हो जाएगा, संवेग 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी होगी या स्थिति ऊर्जा 2 गुनी होगी। तो पहले आप देखिए स्थिति ऊर्जा में mgh आता है। स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है m इंटू जी इंटू एच, द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। तो ये इसका संबंध तो है नहीं वेग से। अब हम देखते हैं गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी यदि वेग हम 2 गुना करेंगे। तो गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 m गुणा v का स्क्वायर, v मतलब वेग। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे वेग को यदि 2 गुना करेंगे, वेग यहाँ से हम क्या करेंगे 2 गुना करेंगे तो क्या गतिज ऊर्जा दुगनी होगी। संवेग को यदि हम मतलब वेग को यदि 2 गुना करते तो संवेग 2 गुना हो जाएगा। संवेग का सूत्र कितना होता है P बराबर m इंटू वी। पी मतलब P संवेग, m द्रव्यमान और यहाँ पे v है इसका वेग। तो यहाँ पे देखिए वेग यदि हम 2 गुना कर रहे हैं, ये वेग को 2 गुना करेंगे तो इसका संवेग 2 गुना हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट हमको दिख रहा है। ठीक है, P प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनल P बराबर कितना ले लेंगे m गुणा 2v। ठीक है, 2v हो रहा है, आया समझ में 2v हो रहा है। अब देखिए जो शुरुआती जो हमने लिए थे, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया हूँ ये P बराबर m भी हमने ले लिए शुरुआती कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन कौन सी आ गई, ये दूसरी वाली। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे P बराबर लेंगे m गुणा 2 इंटू वी आ गया, ये सेम टू सेम यहाँ पे लिख लिया। अब देखो हम इस वाले फॉर्मूले को इसमें कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाए तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं पहले से। अब देखो P बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू एम वी। ठीक है, P बराबर 2 इंटू एम वी हो गया। ये है क्या है P डैश है, P डैश इसको ले लो, P डैश मतलब ये परिवर्तित वाला है। ठीक है, P डैश। अब P बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, P बराबर कितना हो जाएगा, और एम वी कितना है यहाँ पे, एम वी का मान कितना है यहाँ पे, ये देखो एम वी क्या है P है, तो 2 लिख दिए, एम वी की जगह हम क्या कर सकते हैं P। तो P डैश बराबर 2 इंटू P हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना, क्या हो जाएगा 2 गुना क्या संवेग। आंसर हो जाएगा इसका B। क्या हो जाएगा आंसर इसका B। आंसर है इसका B। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है बल, कार्य, टॉर्क या फिर कोणीय संवेग। बल, कार्य, टॉर्क या फिर टॉर्क मतलब होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण का सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण गुणित कोणीय त्वरण। तो इसका जो सीधा सा फॉर्मूला है तो आंसर हो जाएगा इसका B। आंसर आएगा कितना इसका B। ठीक है, तो ये संबंधित चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके काम की है। आगे है मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके, फ्री इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए जो समीकरण है गति के वो ये है। मतलब मुक्त अवस्था में यदि कोई बॉडी गिरती है तो या गति करती है तो उसके लिए समीकरण ये वाले हैं। यहाँ पे ए की जगह चेंज हो जाता है जी। ठीक है, ए की जगह चेंज होता है इन समीकरण में जी। किसका समानुपाती यहाँ पे होगी, पिंड की मात्रा, गिरने का समय, गिरने के समय का वर्ग या गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग। देखो त्वरण का वर्ग तो यहाँ पे
आपको दिख नहीं रहा है इन तीनों जो समीकरण है इसमें। अब देखो यहाँ पिंड की मात्रा संबंधित नहीं है इन दोनों समीकरण। देखो कौन कौन सा है, दूरी इसके समानुपाती होती है, तो दूरी किस फॉर्मूले में, गति के दूसरे समीकरण में दिख रही है यहाँ पे, और गति के तीसरे समीकरण में दिख रही है। पहले में नहीं दिख रही, तो ये पहले क्रॉस कर दो, खत्म कर दो उसको। आगे पदार्थ पिंड की मात्रा में नहीं होगी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण कारण त्वरण का वर्ग यहाँ पर नहीं हो रहा, तो कैंसिल। अब ये दोनों बचे हैं, ठीक है। गिरने का समय और गिरने का समय का वर्ग, गिरने का समय तो समय इस वाले में भी नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा वाला समीकरण हम चेक करेंगे तो समय है, समय का ये वर्ग है, ये देखो समय का वर्ग है, किसका समानुपाती होगी, समय के वर्ग की, समय का वर्ग इसका समानुपाती होगी, यानी गिरने के समय का वर्ग। आंसर हो जाएगा इसका सी, आंसर हो जाएगा इसका कितना, सी।